अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सीएसएस पर हम आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलराइज पॉलिटिक्स चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इस टॉपिक की खासियत ये है कि 2020 में डिस्कस हो चुका है और मेजॉरिटी ने ऑप्ट किया था। आइए जी इसका रिव्यू देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चंद अहम चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ पोलराइज पॉलिटिक्स, ये क्या होती है? ये पॉलिटिकल एटीट्यूड और आइडियोलॉजी के दरमियान डाइवर्जेंस को कहते हैं। यानी कि जहाँ पे भी आइडियोलॉजी जो होगी किसी भी कंट्री की और उसकी पॉलिटिकल एटीट्यूड में अगर डिफरेंस होगा तो वो डाइवर्जेंस जो है वो कहलाएगी आपकी पोलराइज पॉलिटिक्स। सेकेंड चीज़ ये है कि जब आपने देखना है कि पाकिस्तान में पोलराइज पॉलिटिक्स है या नहीं, तो आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, पाकिस्तान किस बेसिस पे वजूद में आया। तो मैंने जो आइडियोलॉजी ली है या जिस बेसिस पे पाकिस्तान वजूद में आया वो है डेमोक्रेसी। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे उसको आपको अपने स्टांस में प्रूव करना होगा। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, एक बात मैं आपकी नज़र में से गुजारना चाहूँगा कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो जो डीकोलोनाइजेशन है बहुत सी साउथ एशियन स्टेट्स और एशियन स्टेट्स की, वो वजूद में आई नेशन स्टेट सिस्टम की वजह से। और नेशन स्टेट सिस्टम बात करता है सेंट्रलाइजेशन की, जबकि डेमोक्रेसी बात करती है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो ये जो तदाद बन गया है, इसकी वजह से जो है पोलराइज पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो अब मेरा ख्याल है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन गए होंगे, तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो मेरी थीसिस स्टेटमेंट आपको पता है, सबसे पहले स्टार्ट में इंट्रो होता है। मैंने पिछली वीडियो में सारा बहुत डिटेल में बताया। आज हम सिर्फ जो है वो ऐसे के ऊपर बात करेंगे। उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा, इंट्रो में जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो उसका कोर पार्ट होता है, जिसकी पूरी गिर्द आपका ऐसे और आपका स्टैंस जो है वो घूम रहा होता है। तो मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ। मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में 4 चीज़ों का जिक्र किया है। पहली चीज़ ये है, पोलराइज पॉलिटिक्स हैज़ बीन प्रोवोकिंग नेशनल इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, posing security threats and impairing the way of economic development of Pakistan state that was founded solely on the principle of democracy। अच्छा जी, पहली बात ये है कि मैंने कहा है कि पाकिस्तान जो है डेमोक्रेसी की बुनियाद पे वजूद में आया। दूसरी बात मैंने यहाँ पे कही कि इसमें पोलराइज पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। और तीसरी, बाकी जो मैंने 3 पॉइंट्स कहे हैं वो कहे हैं कि इस पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से आपकी नेशनल डिसइंटीग्रेशन हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपको, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इन चीज़ों को, ये मेरा स्टांस है और मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने बात की कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान वजूद में आया, तो मैंने इसी को अपनी जो है वो मेन हेडिंग बना लिया कि हाउ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो है वो 2 कौमें बहुत डोमिनेंट थी, एक हिंदूस और एक मुस्लिम्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो एक पार्ट है हिस्ट्री का और वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन पॉइंट ये था कि यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं थी। यहाँ पे बात थी कि जो मेजॉरिटी हिंदूस थे वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं दे रहे थे। उनको उनके जो भी उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो है माइनॉरिटीज़ इकट्ठी हुई। हाँ, बॉन्डिंग फैक्टर ज़रूर उसमें इस्लाम का था और वो नेशन इकट्ठी हुई और उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी इस्लाम जो है वो बेसिक था पाकिस्तान के हवाले से और उसकी प्रिंसिपल के ऊपर जो है पाकिस्तान का वजूद में आना हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपके 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डिफरेंस बिटवीन क्लेमिंग अ स्टेट फॉर मुस्लिम एंड इस्लामाइजिंग अ स्टेट। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो हमने जो है जो एक मुस्लिम बॉन्डिंग हमारी, एक इस्लाम का नाम पे हमारी बॉन्डिंग थी, हमने उस बॉन्डिंग को इस्तेमाल किया माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम एक स्टेट जो है वो हासिल कर सकें। तो मेरा ये स्टांस था। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने स्टांस को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए कायदे-आज़म की एक जो है वो स्टेटमेंट भी दी है, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, योर मॉस्क्स, योर एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन पाकिस्तान, and there is nothing of religion creeds with the business of state। तो पॉइंट ये है कि ये कायदे आज़म ने एक स्टेटमेंट दी थी 11 अगस्त को, जब वो पहला एड्रेस कर रहे थे जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली से।
तो इस तरह की आप भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं अपने अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली कि जी पाकिस्तान में जो है वो पोलराइज पॉलिटिक्स है। अब उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई, कि आया वाकई मतलब मज़ीद आप अगर स्ट्रेंथन करना चाहें तो आप जो है अपनी जो हिस्ट्री है उसको देख सकते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो आपकी अकोमोलेशन ऑफ पावर हुई एथनिक ग्रुप्स के दरमियान, और जो है उसके बाद चाहे वो एथनिक ग्रुप्स हों चाहे वो यूसर्पर डिक्टेटर्स हों, उन्होंने जो है वो पावर को अमलगमेट किया, और जिसकी वजह से पोलराइज पॉलिटिक्स जो है वो मज़ीद परवान चढ़ी पाकिस्तान में, जिसका एक सबूत ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन है। तो उसमें आप पूरी केस स्टडी देंगे कि जी अगर मैं शॉर्टली इसको रिव्यू कर दूं तो वहाँ पे भी यही था कि आपका ईस्ट विंग और वेस्ट विंग जो है वो दोनों बटे हुए थे एथनिक ग्रुप्स के अंदर, और जो आपका वेस्ट ग्रुप था वो जो है उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेजर रोल उनका था। इसके अलावा जो है वो उनकी जो मिलिट्री है उसमें भी वेस्ट विंग का स्ट्रॉन्ग रोल था, पॉलिटिकल रोल भी जो है वेस्ट विंग का स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो पावर थी वो वेस्ट विंग में जमा हो गई, और जो उसका ईस्ट ग्रुप था वो जो है डिप्राइव फील करने लगा, तो डिसइंटीग्रेशन हुई। तो इससे हमें हमारा ये साबित हुआ कि पोलराइज पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये तो साबित कर लिया कि पोलराइज पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। अब हमने ये बताना है कि क्या चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से। तो इसमें जी सबसे पहली बात तो ये है कि पोलराइज पॉलिटिक्स डिप्राइव द नेशन फ्रॉम द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो एसेंस होता है, रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटेबिलिटी है, इसके अलावा जस्टिस है, ये जो है बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाता है अगर पोलराइज पॉलिटिक्स मौजूद हो। किस तरह होता है वो मैं नीचे बताता हूँ आपको। अच्छा, स्टेट इलेक्ट्स एफिलिएटेड विद डिफरेंट एथनिक ग्रुप डिमिनिश द सेंस ऑफ इक्वल जस्टिस। तो आपके स्टेट के अंदर जो है वो इलिट क्लास जो है, पहले तो हम फ्री इकॉनमी की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, तो हमारी जो इलिट क्लास है क्योंकि पावर सेंटर्ड हो चुकी है, तो वो इलिट क्लास जो है वो एथनिक ग्रुप से एसोसिएट हो गई है, और एसोसिएट होने के बाद जो है वो उससे अपने इंटरेस्ट को जो है वो हासिल कर रही है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो चाहे वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो, वो बहरहाल कहीं ना कहीं असर रसूख रखती है, जिसकी वजह से जस्टिस जो है वो इक्वली जो है वो प्रमोट नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो एथनिक ग्रुप ने अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखा हुआ है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर जैसे आप अभी देख लें कि जी आपके मुल्क में ये आटा और चीनी का बहरान आ जाता है, तो आपको भी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए एक बाकायदा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाते हैं ठीक से। ये आप देख लीजिएगा, फ्यूचर में जो है वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज हैविंग अ थ्रेट टू स्टेट लेजिटिमेसी। तो जब पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जी बाकी जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है आपके वीक हो जाते हैं, क्योंकि पावर जो है वो चंद एलिट्स के हाथों में या फ्यूडल्स के हाथों में रह जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टेट की लेजिटिमेसी को बरकरार नहीं रहने देते, क्योंकि अब असर रसूख उनके हाथ में है, तो आपके स्टेट्स जो हैं वो एक्शन इतने आराम से नहीं ले सकते। चाहे अब आप अपने मुल्क की अगर आज मौजूदा सूरत हाल को देखें तो जो है वो आप ताजर बिरादरी भी जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है, ठीक है। फिर जो है आपके अगर और इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप हाथ डालेंगे तो वो जो है आपकी स्टेट को उसकी लेजिटिमेसी खो जानी पड़ती है, और फिर जो है मुश्किल हो जाता है स्टेट के लिए कि वो उनसे काम ले पाए, क्योंकि स्टेट की अथॉरिटी जो है वो इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो है वो जो मैंने डिस्कस किया है, हिंडरिंग द वे ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब बात यह है कि जब आपके इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर आपकी नेशन जो है वो बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हैं, और होता ये है कि इंस्टीट्यूशंस ने पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंट करवानी होती हैं। तो जब इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे तो वो पॉलिसीज़ नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, और जब पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी तो फिर जो है वो मिलिट्री को एक मौका मिल जाएगा इंटरवीन करने का, जैसा कि 3 दफ़ा हो चुका है। अच्छा, वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है, बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ।